नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। अब आखिरी चरण का चुनाव रह जाता है जो कि 1 तारीख को होगा। लेकिन अभी तक आखिरी चरण की अगर बात करें तो उसे लेकर प्रचार में जान झोंक दी गई है। वहीं छठे चरण के बाद जो ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है वहां किस तरह के हालात हैं, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे इस खास शो के जरिए। तो 25 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके अलावा करनाल उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। मतदान पेटी में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन की सिक्योरिटी के लिए 3 लेयर व्यवस्था की गई है। आपको दिखाते हैं हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। मई हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर मतदान हुए और उसके बाद ईवीएम मशीन को सील पैक करके सही और सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में मतदान के बाद ईवीएम मशीन को सील पैक करके विश्वविद्यालय के परिसर में बने स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन रखी गई है। वहीं इस मौके पर एडीसी वैशाली शर्मा ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। फिलहाल अब 4 जून को पता चलेगा कि संसद में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कौन पहुंचता है। क्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज जो मतदान की प्रक्रिया होती है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुई है। इसके लिए सभी चुनाव में जो भी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए थे, जो आम जनता है, पत्रकार बंधु, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ये संभव हो पाया। अभी फाइनल जो काउंट है वो अभी तक नहीं आई है क्योंकि वो कैलकुलेट हो रही है, लेकिन जो लास्ट काउंट आई थी मेरे पास वो तकरीबन 64-65% की थी। पलवल की बात करें तो पलवल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पल की जानकारी के लिए पूरे महाविद्यालय को सीसीटीवी की नजर में रखा गया है। वहीं सीसीटीवी के डिस्प्ले पर 24 घंटे नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा भवन के अंदर किसी के भी प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पे क्योंकि तीनों ही जो अपनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी मशीनें यहाँ रखी गई हैं और वैसे भी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी रखी गई है। सबसे बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, बीच में आईआरबी का कॉर्डन है और सबसे एंड में जो है वो पैरामिलिट्री का है। देखिए जो हमारा ये रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे स्क्रीन लगाई गई है जिनमें आप पूरे टाइम जो स्ट्रांग रूम के आसपास का एरिया और स्ट्रांग रूम के गेट्स उनकी लगातार सीसीटीवी फुटेज चल रही है। कोई भी कैंडिडेट, उनके एजेंट या कोई आमजन वो आके वहाँ देख सकते हैं और किसी भी तरह की कोई बात हो तो उस बारे में जो भी है वो बता सकते हैं। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर आरके सिंह और सिरसा के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हुए दावा किया कि स्ट्रांग रूम में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 3 लेयर के अंदर सुरक्षा है। पहले लेयर के अंदर हमारी सीएफ है यानी कि पैरामिलिट्री है, दूसरे में हमारी अपनी हरियाणा पुलिस और तीसरे में हरियाणा पुलिस। 24/7 कैमरेज के अंदर लोग के सामने लोग लगा हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट, कोई भी पत्रकार और छायाकार बंधु कहीं भी रात को किसी भी टाइम जाके उसको चेक कर सकता है, उस कैमरे की पिक ले सकता है, उसकी वीडियो बना सकता है, लेकिन एक दायरे के बाद जहाँ तक एलईडी लगी हुई है। सिर्फ हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। फिलहाल ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। बात अगर गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की करें तो गुरुग्राम की 3 विधानसभा यानी कि नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना में हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीन को नूंह के यासीन मेव डिग्री कॉलेज के स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करा दिया गया है। 25 मई को लोकसभा के चुनाव हुए हरियाणा की 10 की 10 सभी लोकसभा सीटों पर। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र की नूंह विधानसभा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यासीन मेव डिग्री कॉलेज है, इसमें ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना और नूंह तीनों विधानसभा हैं, उनके स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। और सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं।
लेयर की बात करें, 2 लेयर यहाँ पर बनाई गई हैं सुरक्षा के लिए, जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की लेयर बनाई गई हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और यह सुरक्षाकर्मी दिन रात इसी तरीके से 4 तारीख तक ये लोग यहाँ पर सुरक्षा करेंगे। किसी भी परिंदे की कह सकते हैं कि किसी को भी यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। तीनों विधानसभाओं के यहाँ पर पोलिंग जो ईवीएम मशीन है या वीवीपैट मशीन है वो यहाँ पर रखी गई हैं और यहाँ पर सभी जो पोलिंग बूथ जो वोटिंग मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। 4 तारीख को 4 जून को नतीजे आएंगे और यहीं पर जो मशीनें उनकी गिनती काउंटिंग होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सर इस बार ताज सजेगा। पानीपत करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत के 4 विधायकों की आर्य कॉलेज पर आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, जहां पर 3 लेयर की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आईटीबीपी के जवानों के साथ पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास धारा 144 लगाई गई है। लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये आर्य गर्ल्स के अंतर्गत है। यहाँ पर संभालका विधानसभा की तमाम ईवीएम रखी गई हैं। उसके बाद मैं अपने कैमरामैन को दूसरी तरफ कहूँगा, वहाँ पर आप अगर कैमरे से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है इसराना विधानसभा के साथ साथ पानीपत ग्रामीण और आर्य कॉलेज के अंदर जो है पानीपत शहरी विधानसभा की ईवीएम को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा है। आईटीबीपी के जवान हैं, उसके साथ पुलिस के आप देख सकते हैं पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक गाइडलाइन तय की गई है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुरक्षा को रखा गया है, सुरक्षा के लिए जो है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिला उपायुक्त ने धारा 144 का प्रावधान किया है ताकि 5 से अधिक लोग यहां पर ना पहुंचे। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वहीं मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आईटीबीपी के जवानों के साथ साथ पुलिस के जो जवान हैं वो भी तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो तमाम चारों तरफ सुरक्षा का पुख्ता पहरा लगाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव परिणाम का इंतजार है और तब तक स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा बड़ी जिम्मेदारी है। भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनें रखी गई है। अब 4 जून को देखना होगा वोटों की गिनती में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने क्लीन स्वीप का दावा किया है, लेकिन इस बार कम हुए वोट प्रतिशत ने कहीं ना कहीं सभी को संशय की स्थिति में डाल दिया है। और ये जो पैटर्न है वो किस पार्टी के लिए बेहतर रहेगा, किस पार्टी के लिए खराब रहेगा, वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हरियाणा की सभी सीटों के लिए शनिवार को छठे चरण में मतदान हुआ और मतदान के साथ ही मैदान में खड़े तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हालांकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी दलों की जीत के दावे लगातार जारी हैं। बीजेपी ने समीक्षा बैठक बुलाई, वहीं सीएम ने बैठक के बाद फिर दावा किया कि 11 कमल हरियाणा में खिलने वाले हैं। सीएम सैनी ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा है कि मोदी जी के प्रति जो देश और प्रदेश के लोगों का श्रद्धा का भाव है, लोगों ने एक तरफा वोट वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो 11 कमल के फूल बड़े मैंडेट के साथ वो खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज तो एक ही उनका विधायक बोला है, जो विधायक का कैंडिडेट है कांग्रेस का, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। 2 बोले हैं, एक तो वो बोला है, एक कुमारी शैलजा बोली है कि पीड़ा है अंदर से वो हार। ये जो बौखलाहट की बात कर रहे हैं, ये बौखलाहट कांग्रेस की है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, आपके सामने कहा है, आप लोग थे, कि हुड्डा की यहाँ जरूरत नहीं है। ये कहा है ना उसने,
भी उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी हार की बौखलाहट का परिणाम है। एक तरफ बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत का दम भर रही है, तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी क्लीन स्वीप का दावा करते नजर आए। जो रुझान मिल रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान हुआ है, उसको कांग्रेस के प्रति एक लहर चली हुई दिखाई दी है और कांग्रेस की जीत निश्चित है? देखिए, जब लहर चलती है किसी पार्टी के हक में तो क्लीन स्वीप हो जाता है। वहीं सीएम ने हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करने नहीं बल्कि क्लीन स्वीप होने जा रही है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है। नहीं, वो उन्होंने थोड़ा सा गलत कहा है। जो वो ये कह रहे हैं भी हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के चुनाव में भी यही बात बोलता था कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, करने जा नहीं, होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप होने जा रही है, उसका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो लोग जानते हैं। 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, 2 घंटे लाइट आती थी, दोपहरी में लोग त्राही त्राही करते थे, गर्मी के मौसम में पानी तक नहीं मिलता था लोगों को, नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी, गैस की सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन में मिलता था। तो सब जानते हैं, लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता है। परंतु क्लीन स्वीप कांग्रेस होने जा रही है, उसका कोई खाता खुलने वाला नहीं है। 11 के 11 कमल के फूल खिलने वाले हैं। उधर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव परिणाम से कई राजनीतिज्ञ हैरान रहने वाले हैं। चलो 4 तारीख को सबका सच झूठ पता लग जाएगा। मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारा ही 400 से ज्यादा सांसद जीत के आ रहे हैं। जाहिर है, चुनाव प्रचार से लेकर चुनाव हो जाने तक राजनीतिक पार्टियों की जीत की दावेदारी है। हालांकि जनता ने किस मूड के साथ किन मुद्दों को लेकर किस दल और किस चेहरे को वोट किया है, ये तो 4 तारीख को ही साफ हो सकेगा। लेकिन उससे पहले कम हुए वोट प्रतिशत को लेकर अलग अलग तरह के अनुमान जरूर लगाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। उधर करनाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार तरलोचन सिंह का दर्द छलका है। दरअसल तरलोचन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर पार्टी में काले भेड़िए होते हैं, ऐसे में पार्टी हाईकमान को उनकी पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही तरलोचन सिंह ने आगे कहा कि मेरे साथ जो हुआ है वो मैं 4 जून के बाद बताऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं सरकार तो हमारी बने लेकिन विधायक ना बने। देखो, हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा, चाहे कांग्रेस है, चाहे ANLD है, चाहे जजपा है, चाहे और भी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, हर पार्टी में काले भेड़िए होते हैं। बड़े नेताओं को उनकी पहचान करके जो सिर्फ अपने लिए वोट मांग सकते, दूसरे के लिए नहीं मांग सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपके साथ भी ऐसा हुआ सर इस बारी? हाँ, थोड़ा बहुत होता रहता है। 4 तारीख के बाद उसका खुलासा होगा। 4 तारीख को आप बताएंगे कौन है वो? 4 के बाद। आपके चुनाव प्रचार बढ़िया रहा, आपने खूब बड़ी मेहनत करी, कई किलोमीटर आप सवेरे निकल जाते थे, लेकिन कई लीडर नहीं आए आपके साथ सहयोग में। जिस तरह का सहयोग आपको मिलता तो काफ़ी बदलाव हो सकता था। आप मानते हैं? जो नहीं आए उनको भी खुद सोचना चाहिए। वो ये तो चाहते हैं सरकार हमारी बने, लेकिन हरियाणा MLA नहीं बनना चाहिए, ये सोचने वाले स्वार्थी लोग होते हैं। तो लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव अभी बाकी है। अंतिम चरण के लिए दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में जान झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा 400 पार करने वाली है, कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है और ये अखिलेश की जो पार्टी है वो 4 में भी नहीं आने वाली। आपने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम किया गया। ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। अमित शाह ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने चीनी मिलों को बंद करा दिया था, हमने चीनी मिलें दोबारा चालू करवाई। राहुल और अखिलेश झूठ फैला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। बाबा विश्वनाथ संकट मोचन मंदिर और बाबा कीनाराम के आश्रम की इस भूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मार्कंडे महादेव, कच्चा बाबा, महोडोरा देवी मंदिर,
आनंदेश्वर मंदिर, रेहड़ा भगवती मंदिर और अघोर डंगरिया मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो क्षेत्र है चंदौली का, उसने दो बड़े नेता देश को दिए हैं। एक तो हमारे मोदी जी का एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि है, और रक्षा मंत्री राजनाथ जी का जन्मभूमि भी यही है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत उपजाऊ जमीन है भाई। फिर से एक बार चंदौली की भूमि के लिए जोर से ताली बजाकर स्वागत करिए जरा। चंदौली वालों, देश में 6 चरण का चुनाव हो चुका है। मेरे पास 5 चरण का परिणाम है। जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो सुन लो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार। तो लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की अगर बात करें तो इसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। इस फेज की अगर बात करें तो 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वाराणसी सीट पर एक बार फिर से अपना परचम लहराने के लिए तैयार हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट पर इम्तिहान होना अभी बाकी है। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम समझा देते हैं कि 7वें चरण में किस राज्य में कितनी सीट पर वोटिंग होने जा रही है और किन दिग्गजों की साख 7वें चरण में दांव पर लगी है। तो 7वें चरण और अंतिम चरण को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आखिरी चरण का चुनाव रह गया है, क्या लगता है इसमें हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? क्योंकि जितने भी चरण हुए उन पर हमने आपसे चर्चा की और आपने बेहतर तरीके से समझाया भी कि ये चरण क्यों खास है। देखिए विनय, सबसे अहम बात है कि 486 सीटों पर 6 चरणों में चुनाव हो चुका है, यानी 6 दौर का दंगल जो है वो समाप्त हो चुका है। और एक तरह से सरकार के लिए जो जरूरी आंकड़ा होता है उतना उससे अधिक 486 सीटों का जो है मतदाताओं ने ईवीएम में उन तमाम दिग्गजों का भविष्य जो है ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 1 जून पर निगाहें, और ये देखिए 57 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सरकार के मुखिया अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी वाराणसी सीट भी इस जो 7वें दौर के चुनाव में शामिल है। और इसके अलावा देखिए पूर्वांचल की महत्वपूर्ण सीटें हैं और पंजाब की 13 सीटें, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, बिहार की सीटें हैं, उड़ीसा की है, झारखंड की है और साथ साथ हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी इस 7वें चरण में शामिल है। और पश्चिम बंगाल भी कई महत्वपूर्ण सीटें, जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी के सियासी वारिस अभिषेक बनर्जी का भी इसी जो डायमंड हार्बर सीट जो इसमें शामिल है। इसके अलावा मीसा भारती लालू यादव की पुत्री है, पाटलिपुत्र से भाग्य आजमा रही है। और देखिए गाजीपुर और ये तमाम सीटें जो इसी पूर्वांचल क्षेत्र में आती है। और इस बार खास बात है कि जो 57 सीटें शामिल हैं इस 7वें चरण में, उनमें विनय देखिए 57 में से 25 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी उसमें दबदबा जो 57 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का रहा था, तो उसके लिए भी चुनौती है इस दबदबे को बनाए रखना। 25 सीटों पर किस प्रकार का जो 57 सीटों पर उसका आंकड़ा रहता है और क्या उसका करिश्मा चलता है पिछली 2019 जैसा। और साथ साथ ममता बनर्जी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 9 सीटों पर पिछले उसमें चुनाव में 2019 में जीती थी, और वो इस बार उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और एक और बात खास जो 7वें चरण में है इस बार, देखिए एक जो पंजाब में 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और पहले वो गठबंधन करके शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव मैदान में उतरती रही है। इस बार वो अपने दम पर
13 सीटों पर भाग्य आजमाने के लिए उतरी हुई है, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और एक और भी खास बात इसमें इस चरण में जुड़ती है, देखिए INDA गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही शामिल है। हरियाणा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कोटे में एक सीट गई थी कुरुक्षेत्र वाली, और बाकी 9 सीटें कांग्रेस की आई थी। लेकिन इसी से सटा हुआ पंजाब पड़ोसी राज्य है, लेकिन विनय यहां जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को काटने के लिए चुनाव लड़ रही है, जबकि हरियाणा में और देश के दूसरे हिस्सों में उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो यहाँ का चुनाव भी बड़ा दिलचस्पी भरा पंजाब का रहने वाला है। शिरोमणि अकाली दल भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, भाजपा अपने अकेले के दमखम पर चुनाव लड़ रही है। वहां हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां कांग्रेस सत्ता में है, और उसके लिए उस तरह की चुनौतियां है। भाजपा के लिए चुनौतियां यह है कि वो चारों सीटों पर देखिए किस प्रकार की अपनी रणनीति दिखाती है, क्योंकि कंगना रनौत जैसा चेहरा भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। चंडीगढ़ की एक सीट है जहां से लालजी टंडन पूर्व राज्यपाल हुआ करते वरिष्ठ भाजपा नेता थे, उनके पुत्र संजय टंडन भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरी ओर उनके मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस के मनीष तिवारी। तो ऐसे में यह पूरा ही जो 7वां चरण है वो खासा दिलचस्प रहने वाला है, और 4 जून को परिणाम तय करेंगे। मंगलवार का दिन है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि बड़ा मंगलवार है। और बड़ा मंगलवार किसके लिए मंगल करेगा, किसके लिए अमंगल करेगा, यह देखने वाली बात होगी। जी विनय, फिलहाल अगर बात करें, ये 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का भी होने जा रहा है। 7वें चरण पर हमने बात कर ली। ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि इस चरण के बाद जो आखिरी चरण है उसके बाद सिर्फ बात इसी बात की होगी कि ये 7 चरण किस तरह से निकले और 4 जून को क्या होने वाला है। तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो इन 6 चरणों के बाद आपको क्या नजर आता है, क्या खास बात रही इन 6 चरणों में? देखिए, अगर विनय बात करें तो जो संकल्प पत्र और न्याय पत्र की बात थी वो पहले चरण तक तो हो रही थी, लेकिन अगले चरणों में किसी ने भी संकल्प पत्र और न्याय पत्र की बात नहीं करी। मुद्दे जो तमाम दूसरे बयानबाजियों में उलझते चले गए, मंगलसूत्र से लेके जो तमाम दूसरी बातें भी उठाई गई। और इसी बीच देखिए जो चुनाव हुआ है उसमें मतदान प्रतिशत को लेकर भी जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान लगे पहले और दूसरे चरण को लेकर, और देखिए मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। तो ऐसे में अब जो है जो डाटा आया जा रहा है चुनाव आयोग के पास, हालांकि मतदान प्रतिशत पहले की अपेक्षा पहले और दूसरे चरण में कम रहा, और हरियाणा के मामले में भी देखिए प्रतिशत कम रहा है। तो ऐसे में जो दिलचस्पी भरा मुकाबला देखने को मिला है। एक और इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि वे बहुमत का आंकड़ा छू चुके हैं 272 का। बीच में जो पहले चरण से पहले जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा था, हालांकि वो 2-3 चरणों में देखिए मंद पड़ा, पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद। लेकिन वो चौथे चरण में आने के बाद वापस से बुलंद हुआ, और वापस से जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने भी उठाया और तमाम भाजपा के दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी उठाया। अब देखने वाली बात है कि 6 चरणों में जो गणित आया है वो किसके लिए सुखद स्थिति है और किसके लिए सुखद स्थिति नहीं है। हालांकि दावेदारी दोनों की ओर से की जा रही है, लेकिन यह 57 सीटें जो 7वें चरण में शामिल हो रही हैं, यह भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे पूर्वांचल की बात करें, गाजीपुर है, इसमें घोसी सीट है, और जो सबसे बड़ी जो बलिया सीट है जहां से अब इस बार जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मीसा भारती का मैंने जिक्र किया, पाटलिपुत्र से चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में कई, और प्रधानमंत्री खुद देखिए वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार वे तीसरा चुनाव इस बार जो है वो लड़ने के लिए वाराणसी में आए हैं। तो ऐसे तमाम सीटें, और गोरखपुर की सीट है, रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, और इस तरह से कई महत्वपूर्ण सीटें जहां से भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम जो है लगाना चाहती है। उनके सहयोगी दल हैं, वे भी अपने स्तर पर जुटे हुए हैं। देखने वाली बात है कि 57 सीटों की रणनीति भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतकर पिछली बार खुशी जो मनाई थी वो क्या इस बार भी खुशी मनाती है। और देश में जो है वो 6 चरणों के चुनाव जो है किसके लिए सुखद है, किसके लिए दुखद है, वो अभी तक तो देखिए उसके लिए दिलचस्पी भरा ही माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 4 जून को ही सारे परिणाम सामने आ पाएंगे। जी विनय, चलिए बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए अमित तिवारी जी आपका। तो वाकई में अब तक की अगर बात करें तो अब तक का जो चुनाव रहा है वो बहुत ही दिलचस्प रहा है। और एक तरफ जहां इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि हमने बहुमत का आंकड़ा पा लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ 5वें चरण के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों की तरफ से यह कह दिया गया था कि हम 300 के करीब पहुंच चुके हैं, अब तो सिर्फ 400 की बात होनी चाहिए। फिलहाल 4 तारीख को ही यह साफ हो पाएगा कि कौन बहुमत के आंकड़े को पार कर पाता है, किसके दावों में जो दम था वो साफ तौर पर 4 तारीख को ही साफ हो पाएगा। और दावे और वादे तो अभी चलेंगे क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव
रह गया है। फिलहाल महामुकाबला में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।